इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, मेरा दिलबर। नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। आज चुनावी कुरुक्षेत्र की बात। कुरुक्षेत्र वैसे हरियाणा में है और पूरा जो महाभारत हुआ वो हरियाणा में हुआ है, लेकिन आज हम चुनावी कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं और ये कुरुक्षेत्र हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक है और जो सियासी चौसर है वो बीत चुकी है। चुनावी महाभारत धीरे 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 अपने चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का चुनाव बाकी है, जबकि हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। अब कुछ ही दिन हरियाणा की विधानसभा का जो नतीजा है उसको आने में है। उससे पहले सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को ही वोटिंग होगी। जैसा मैंने कहा, इससे पहले सभी प्रमुख सियासी दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के चुनावी कुरुक्षेत्र में थे और उन्होंने सोनीपत के गोहाना में चुनावी रैली में कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की। लगातार वो परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस को घेरते रहे। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जैसी कोई भ्रष्ट पार्टी दूसरी है नहीं, कांग्रेस आएगी तो बर्बादी लाएगी। वो सवाल उठा रहे हैं कि कर्नाटक में क्या किया कांग्रेस पार्टी ने। बहुत सारे सवाल हैं। मोदी एक माइंड गेम भी खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं जनता के बीच कि कांग्रेस पस्त पड़ गई है और हरियाणा में बीजेपी के लिए प्यार बढ़ता जा रहा है। जो प्यार है वो उमड़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर हरियाणा को कनेक्ट किया, कहा आज मैं जो कुछ हूँ उसमें हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। विपक्ष कहता है कि मोदी जिस राज्य में जाते हैं वो कहते हैं कि उनके जीवन में उस राज्य का बहुत बड़ा योगदान है। ये मोदी की खूबी है कि वो कनेक्ट कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि आज पूरा हरियाणा कह रहा है कि एक बार फिर भाजपा सरकार। राहुल गांधी लगातार हमला कर रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर में थे और जो चुनावी कुरुक्षेत्र में मोदी और राहुल की आज हम बात कर रहे हैं, आज जम्मू कश्मीर में वो लगातार अडानी को लेकर हमलावर थे। प्रधानमंत्री और अडानी के रिश्तों को लेकर उन्होंने तीखा हमला किया, बहुत सारे सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने चाहे एयरपोर्ट हो चाहे पोर्ट हो, सब कुछ अडानी को बेच दिया है और जो स्थितियां हैं उससे बहुत हालत ख़राब है। वो कह रहे हैं कि स्टेटहुड वापस मिल जाएगा अगर हमारी सरकार आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार आई, और किसी स्टेट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बीजेपी ने आपके स्टेटहुड को नहीं दिया तो इंडिया गठबंधन आपको आपका हक दिलाएगा। अरविंद केजरीवाल और मायावती ने भी हरियाणा में आज रैलियां की। मायावती का निशाना कांग्रेस पार्टी रहा, लेकिन केजरीवाल ने कहा कि बदमाशों ने मुझको जेल में डाल दिया, मैं आपका बेटा हूं। केजरीवाल हरियाणा के ही हैं, हरियाणा में आपकी ही सरकार होनी चाहिए। मायावती ने भी बेहद सक्रियतापूर्ण अपने इस दौरे में जींद में उन्होंने कहा कि हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है वो दलितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए काम करती है। मायावती के निशाने पर भी कांग्रेस पार्टी रही। तो कुल मिलाकर ये जो चुनावी महाभारत है इसकी बात आज हम मंथन में करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से 2 योद्धा हैं इस चुनावी कुरुक्षेत्र में, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर हमला किया, उसे सुनिए। अभी आपने पता नहीं अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट वाली कहानी सुनी या नहीं। वो फाइनेंस मिनिस्टर के सामने खड़ा होता है, कहता है मैडम बड़ी मुसीबत है, मैं अगर बन बेचूं 1 जीएसटी लगती है, अगर उसमें क्रीम डाल दूं दूसरी जीएसटी लगती है, अगर बन और क्रीम अलग बेच दूं तो तीसरी जीएसटी लगती है, मैं क्या करूं। और यही हालत सबके साथ है। ऐसी कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी बना दी है, क्यों? एक्सटॉर्शन करने के लिए। गलती करो, ईडी वाले, सीबीआई वाले, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, जीएसटी वाले आ जाएंगे, पैसा लेंगे चले जाएंगे।
यही सिस्टम चल रहा है। तो ये चुनाव आपको अधिकार देने का चुनाव। पहले आपका रोल था, कश्मीर के सेब यहां से निकलते थे, आप बाकी हिंदुस्तान में भेजते थे। आज पूरी की पूरी सेब की इंडस्ट्री अदानी के हाथ में है। हिमाचल का सेब अदानी के हाथ में, जम्मू कश्मीर का सेब अदानी के हाथ में। और यही हर इंडस्ट्री में यही हो रहा है। एयरपोर्ट में जाते हैं अडानी टैक्स, पोर्ट में जाओगे अदानी टैक्स, मोबाइल फोन चलाओगे अंबानी टैक्स, सड़क पे चलोगे अदानी टैक्स, अनाज में अदानी टैक्स। सेना हथियार का प्रयोग करेगी, अदानी टैक्स, कारतूस अदानी टैक्स, अग्निवीर अदानी टैक्स। ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है अदानी अंबानी जैसे 25 लोगों का, नरेंद्र मोदी। आप शेम कह रहे हो, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जम्मू के छोटे बिजनेस वालों का, जम्मू के किसानों का कितना टैक्स माफ हुआ है? जो आपके युवा 18-19 घंटे पढ़ाई करते हैं, सपना देखते हैं, एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, उनका कितना टैक्स माफ, उनका कितना माफ हुआ है पैसा? उनके कितने बैंक लोन माफ हुए हैं? कोई बीमार होता है, अस्पतालों में लाखों रुपए लग जाते हैं, उनका कितना कर्ज माफ हुआ है? जीरो। आप अगर बैंक लोन लेते हो और पैसा वापस नहीं देते हो, आपको जेल में डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। और अंबानी अदानी जैसे लोग बैंक लोन लेते हैं, पैसा वापस नहीं देते हैं, कहते हैं चलो और पैसा ले लो। कितना चाहिए? 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, जितना चाहिए ले लो, जो करना है करो, जो इंडस्ट्री खरीदनी है खरीदो। लखनऊ का एयरपोर्ट चाहिए ले लो, मुंबई का एयरपोर्ट चाहिए, अच्छा वो किसी और के हाथ में, चलो सीबीआई केस लगाओ, ईडी केस लगाओ, परे करो उसको, अदानी को दो। अडानी और अंबानी, नरेंद्र मोदी, जो लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर राहुल गांधी चुनावी सभाओं में उंगली उठाते थे, जम्मू कश्मीर में वो जीएसटी की बात कर रहे हैं, व्यापारियों की बात कर रहे हैं, टैक्स की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जो व्यापारियों का टैक्स माफ़ किया क्या, व्यापारियों का लोन माफ़ किया क्या, 16 लाख करोड़ रुपया अपने मित्रों का, अंबानी अडानी से लोगों का माफ़ कर दिया। ये मुद्दा क्या जम्मू कश्मीर में चलेगा? क्या जम्मू कश्मीर के युवाओं को ये मुद्दे भा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हरियाणा में केजरीवाल क्या कह रहे हैं, उसे सुनिएगा। दलित, ओबीसी और आदिवासियों को भागीदारी से वंचित रखा है। ये तो बाबा साहब आंबेडकर थे जिन्होंने दलितों को आरक्षण दिया, वरना ओबीसी की तरह दलितों को भी अपने हक के लिए कांग्रेस की हार का ही इंतजार करना पड़ता। जब जब कांग्रेस सरकार से दूर रही है, तब तब गरीबों को, एससी, एसटी, ओबीसी को उनका हक मिला है। और जब जब कांग्रेस सरकार में रही है, उसने दलितों, पिछड़ों का हक छीना है। कांग्रेस के शाही परिवार से जो भी प्रधानमंत्री बना, उसने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। आरक्षण का विरोध, आरक्षण से नफरत, ये कांग्रेस के डीएनए में है। इसलिए आज भी हम देखते हैं कांग्रेस के शाही खानदान की चौथी पीढ़ी भी आरक्षण को हटाने की बात कर रही है। आपको
कांग्रेस की आरक्षण विरोधी चालों से सावधान रहना है। 10 साल में पूरी दुनिया में भारत पर भरोसा बढ़ा है और मैं हरियाणा के लोगों को एक बात तो जरूर बताऊंगा। कल जब मैं न्यूयॉर्क गया परसों, तो वहां स्वागत के लिए बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय समुदाय था, लेकिन सबसे बड़ी बात वो थी कि वहां पर पूरा हरियाणा खड़ा कर दिया गया था। अमेरिका में पली बड़ी हमारी हरियाणा की बेटी और उसके साथ और 5-7 बहनें, हरियाणा के हमारे साथी, उन्होंने हरियाणा का जो अभी नृत्य आप यहां देख रहे थे ना, वैसा नृत्य न्यूयॉर्क में करके स्वागत कर रहे थे। आपके बेटे की दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, बीच में हरियाणा पड़ता है। दिल्ली और पंजाब के बीच में हरियाणा पड़ता है। मेरा अपना हरियाणा, मेरी जन्मभूमि, यहां भी तो मेरे को मौका दे दो आपकी सेवा करने का, आपके बेटे को। अभी इन्होंने, बदमाशों ने मेरे को जेल भेज दिया, 5 महीने जेल में रखा, खूब परेशान किया जेल में इन्होंने, तरह तरह से मेरी दवाइयां बंद कर दी इन्होंने। शुगर का मरीज हूं, मेरे इंसुलिन इंजेक्शन लगते हैं मेरे को 4 बार दिन में, मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए। मैं भी कोर्ट से जाके ऑर्डर ले आया, इंजेक्शन दोबारा लगने चालू हो गए। इनको लगा केजरीवाल को तोड़ देंगे जेल के अंदर। इनको पता नहीं है यो हरियाणा का छोरा से यो नहीं टूटने वाला। नरेंद्र मोदी सीधे कांग्रेस पर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि भाई SC ST OBC का हक जब भी मिलता है तो कांग्रेस सत्ता में नहीं होती, तभी मिलता है। और कांग्रेस पार्टी लगातार नरेंद्र मोदी, अडानी अंबानी के रिश्तों को लेकर उन्हें घेर रही है। एक अलग तरीके का जो राजनीतिक माहौल है हरियाणा में। हरियाणा बहुत गर्म है, एक ही चरण में वहाँ पर चुनाव है 5 अक्टूबर को। केजरीवाल एक अलग लेवल का गेम, पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली में सरकार है आपके बेटे के बीच में, हरियाणा क्यों छूट गया। लोग ताली भी बजा रहे हैं। अब ये तालियां वोट में कन्वर्ट होगी, ये तो नतीजे बताएंगे 8 अक्टूबर को। लेकिन केजरीवाल माहौल को एक अलग तरीके की दिशा दे रहे हैं। बीजेपी को कह रहे हैं कि इन बदमाशों ने उन्हें जेल भेज दिया। विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं। मायावती चूंकि 21% दलित है हरियाणा में, तो मायावती भी कांग्रेस पर ही हमलावर हैं। बड़ा दिलचस्प है हरियाणा, जो चुनावी कुरुक्षेत्र है हरियाणा और जम्मू कश्मीर। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम सिंह धनखड़, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हैं, बहुत स्वागत। लाडीपाल पिहोवा साहब भी हमारे साथ आ गए हैं, बहुत स्वागत। नीरज गुप्ता हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं, माफ़ कीजिएगा, प्रेम सिंह धनखड़ JJP के नेता हैं और लाडीपाल पिहोवा BJP के नेता हैं। नीरज गुप्ता कांग्रेस पार्टी और प्रवीण वत्स साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं। और जम्मू कश्मीर से सैनिक समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता प्रोफेसर संजीव लूथरा हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत। और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, जम्मू कश्मीर टाइम के संपादक संजीव किरनी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। चर्चा की शुरुआत करेंगे नीरज गुप्ता से। नीरज गुप्ता, नरेंद्र मोदी हरियाणा में आज थे कुरुक्षेत्र के मैदान में। मैं तो पूरा ही चुनावी कुरुक्षेत्र मान रहा हूँ, हरियाणा से जम्मू कश्मीर तक, इसीलिए मैं आज इस कार्यक्रम में लेकर आया हूँ कि राहुल और मोदी कुरुक्षेत्र में है और नेता भी इस कुरुक्षेत्र को अपने तरीके से बड़ा ही दिलचस्प बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार रहती है तो SC ST OBC को उनका हक नहीं मिलता, और आपके नेता विदेशों में सेंटिमेंटल गेम खेलकर हरियाणा को
वोट लेना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पस्त पड़ रही है। नीरज गुप्ता। देखिए, देश के प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, और हमेशा दोगली बात करते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। मैं तो अपनी बात रखूंगा सामने। उनको हम पर्स नजर आ रहे हैं, पर्स तो हम उनको लोकसभा चुनाव में भी नजर आ रहे थे, हरियाणा में भी नजर आ रहे थे। हरियाणा में उन्होंने कई रैली की, कह रहे थे कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, और हम इनका नारा था 10 पार 400 पार। वो पर्स कौन है और हस्त कौन है, जनता देख रही है। हमारी 5 सीटें आई और चंडीगढ़ की सीट भी हमारे आई। दूसरा, मैंने आपकी अभी आप दिखा रहे थे क्लिप, उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है। अरे भैया, कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है तो आप कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं को क्यों लेते हो? नवीन जिंदल इसका एग्जाम्पल है। भाइयों और बहनों, कोयला दलाली से जो कमाया हुआ धन 30,000 करोड़ रुपए आपकी तिजोरी में लाऊंगा और गरीबों में बांटूंगा। और क्या किया? नवीन जिंदल को अपनी पार्टी में मिला लिया। आप कोयला दलाली कहाँ गई भाई साहब? वो मैं पूछना चाहूंगा, 30,000 रुपए कहाँ है? 30,000 करोड़ रुपए बीजेपी ले गई या बीजेपी प्रधान सेवक ले गए? अपना भ्रष्टाचार देखो। कांग्रेस तो भैया सबसे पुरानी पार्टी है। इसका जवाब दे दो हमारा नीरज गुप्ता, इसका जवाब दो कि भाई SC ST OBC आपके राज्य में उनको हक नहीं मिलता। इसका जवाब दो ना, नरेंद्र मोदी ने बड़ा प्रहार किया है। देखिए, क्यों नहीं हक मिलता? आज इन्हें ओबीसी की याद आ रही है हरियाणा में। अगर इतना ओबीसी सीएम बनाना था तो 4 महीने पहले क्यों बनाया? 1 साल बनाते थे, 2 साल पहले बनाते, दूसरे टर्म्स में पहले बनाते। मैं तो कह रहा हूँ 2014 में बनाते। एक इंजन तो उनका फेल हो गया, वो तो चला गया था। उसके बाद इनको ओबीसी की याद आती है। सिर्फ वोट बैंक जहां कमजोर है, सिर्फ इनको हरियाणा में सत्ता चाहिए। सत्ता कैसे हड़पी जाए, झूठ बोलने का काम है। 2 करोड़ रोजगार लाऊंगा भाइयों और बहनों, काला धन लाऊंगा, 15 लाख आएंगे खाते में, 100 स्मार्ट आपको वोट बैंक की चिंता नहीं है? प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? मैं आपको एग्जांपल देता हूं अभी इसका। देखिए, एग्जांपल सुनिए। फरीदाबाद में दिल्ली मेट्रो आई थी। इन्होंने कहा था कि बल्लभगढ़ से मेट्रो हम गुड़गांव और अपना पलवल ले जाएंगे। आप चलिए सारे प्रवक्ता साथी मेरे साथ, देखिए 1 इंच भी आगे पलवल बढ़ी हो। इनसे झूठ कौन बोल सकता है? इनका झूठ बोलने में तो साइन नहीं है, क्योंकि ये भारतीय झूठ पार्टी है। अगर ये विश्व की 2nd सबसे बड़ी पार्टी भी है ना, तो साथ साथ झूठी पार्टी है। इनके कोई वादे पूरे नहीं होंगे, सिर्फ बरगलाते हैं और इमोशनल कार्ड खेलते हैं। जिस स्टेट में भी जाते हैं वहां का सारा रंग देके उसी रात से जैसे। ठीक है विनोद गुप्ता, मैं जवाब ले लेता हूँ। लाडीपाल पिहोवा से जवाब ले लेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं। लाडीपाल जी, लाडीपाल, ठीक है विनोद गुप्ता, मैं आता हूँ आपके पास। लाडी जी, आप ये बताइए कि भाई ठीक है, वो कह रहे हैं सबसे भ्रष्ट पार्टी है, लेकिन आप लोगों को नेता भ्रष्ट पार्टियों की ही चाहिए। ललचाए रहते हैं आप लोग, मतलब जरा सा मौका मिला कि लब से बिल्कुल आपकी पार्टी में अंदर। ये कौन सा अजीब सी स्थिति है आप लोगों की। रैलियों में आप जनता को कहते हैं, गुमराह करते हैं कि कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है, अंदर कमरों में डील करके आप पार्टी में शामिल कर लेते हैं। किरण चौधरी ने उनके पूरे परिवार को शामिल कर लिया। बहुत सारे इस तरीके के नेता हैं। तो आपको कांग्रेस, मतलब ये कांग्रेस युक्त बीजेपी है क्या है? क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है? क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति? आपके लोग जार जार रो रहे हैं कि टिकट नहीं मिला। आप दूसरी पार्टियों से ला के उनको सिर में बैठा के टिकट देते हैं और फिर कहते हैं कांग्रेस भ्रष्ट है। बात तो ठीक कर रहे हैं वो कांग्रेस के नेता नीरज गुप्ता। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके जो चैनल देख रहे हमारे वक्ताओं को मैं धन्यवाद करता हूं। और आज के न्यूज के माध्यम से जिस तरह से सभी वक्ता जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हरियाणा का आज दौरा था। जिस तरह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी, पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जो इनके राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं और हरियाणा प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री हैं हुड्डा साहब हैं, वो सारे बेल पे चल रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनके प्रवक्ता बड़े जोर जोर से नारे लगाने का काम कर रहे थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। 70 साल अगर राज किया देश में तो कांग्रेस पार्टी ने किया, परंतु 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सरकार में आते हैं तो ओबीसी को संवैधानिक दर्जा तब मिलता है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ओबीसी को आज तक 2014 से पहले संवैधानिक दर्जा इन्होंने क्यों नहीं दिया? अगर ये इतने ही ओबीसी के, एसटी के इतना ही हितैषी होते
ये सिर्फ और सिर्फ ओबीसी का, दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का शोषण करना जानते हैं। और मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। 2014 से पहले इनकी सरकार रही, इन्होंने कितना पिछड़े वर्ग का हक दिया, और संवैधानिक दर्जा किसी ने दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, देश के अंदर दिया और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी। आरक्षण की अगर मैं बात करूं, पंचायतों के अंदर अगर ओबीसी को आरक्षण दिया तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में मुख्यमंत्री और कैबिनेट के मंत्री मनोहर लाल जी ने दिया, और हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिया। परंतु कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने अगर किया तो भ्रष्टाचार किया। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, अगर मैं हरियाणा की वो बात करूं, पूरे भ्रष्टाचारी हैं, प्रदेश आप में बात मशीन करूं, लिए धुलाई पे लगे हुए हो कि उनके मैं एक भ्रष्टाचारियों को बात में दो एक दो के मिनट, दो भाई दो भाई के सुन दो दो लीजिए, के पार्टी के अंदर कर रहे हो। मैंने आपको अंतर बड़े क्या है बढ़िया इसमें? तरीके से- अरे मैं तो बोल नहीं मैंने रहा आपको भाई, बड़े मैं तो बढ़िया बोल नहीं तरीके रहा। से- अंतर क्या मेरा है दिमाग लाडी मैं तो जी? बोल नहीं रहा भाई। लाडी जी सुन अंतर क्या है? वो भ्रष्टाचारी, जो भ्रष्टाचारी जिन पर आप आरोप लगाते हो फिर उनकी धुलाई करते हो, पार्टी में ले लेते हो। नवीन जिंदल के खिलाफ कितना बड़ा आंदोलन आप लोगों ने किया, आपने सर पे बिठाया, चुनाव लड़ाया। देखो अब दोहरी नीति नहीं चलेगी लाडी पालपी हो, चाहे आपकी चाहे कांग्रेस की। जनता अब समझ गई है कि आप लोग ये सब जनता को गुमराह करते हो, मूल मुद्दों से भटकाते हो। मैं आपको टोकना नहीं चाहता, परंतु एक बात सुन लीजिए पहले। आप सच्चाई को ना, आप सच्चाई को सुनना चाहते हो ना, आप सुनो पहले, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और दूसरी बात, जब से मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, धड़ल्ले से दर्शक सुन सर, रहे मैं हैं, ये हरियाणा कहना और चाहता देश हूँ, भर के लोग। हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब से सरकार बनी है, हरियाणा की 90 के 90 विधानसभा में अगर किसी ने विकास किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, जिनकी सोच रही है कि अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति, उसको रोटी कपड़ा मकान की अगर किसी ने सोच की तो भारतीय जनता पार्टी ने की। आज की अगर मैं बात करूं, लाडू लक्ष्मी योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया, 20 हमने उसके अंदर संकल्प लिए। अगर मैं बहनों की बात करूं, अगर मैं पिछड़ों की बात करूं, अगर मैं दलितों की बात करूं, अगर मैं आयुष्मान की बात करूं, किसने दिया? भारतीय जनता। ठीक है, मैं जेजेपी के नेता प्रेम सिंह धनखड़ को भी चर्चा में शामिल करता हूं। प्रेम सिंह, बहुत अच्छी बात, आप भी सरकार में भागीदार रहे। ये कह रहे हैं 90 के 90 विधानसभाओं में विकास हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी और आपको तो बिल्कुल इस बार झोली भर के वोट मिलने जा रहे हैं। चिंता किस बात की फिर? इन कांग्रेस द्वारा जो झूठ बोला गया, 8500 रुपये जो उन्होंने ठकाठक देने की बात की, वो तो दूर, इनकी आका अमेरिका के अंदर जाके भी देश को बदनाम करने की बात करते हैं। बात रही अडानी की, बात रही अंबानी की। 2014 से पहले छत्तीसगढ़ के अंदर 2019 के अंदर इनकी सरकार रही थी, उसके अंदर भी इन्होंने ठेका अडानी को दिया था, परंतु अडानी को मैं समझ गया वो किसी ठेके के विरोध में नहीं है। वो कह रहे हैं कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, एक ही आदमी को सब मत दो। ठेका बहुत सारे लोगों ने इस देश में दिया है। मैं रोक रहा हूं आपको, लाडी जी मैं रोक रहा हूं, लाडी जी मैं रोक रहा हूं आपको। अब मैं चर्चा में प्रेम सिंह धनखड़ को शामिल करता हूं। धनखड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई 90 के 90 विधानसभाओं में इन्होंने काम किया, बहुत सारा काम किया, तो आप भी सरकार में शामिल रहे, तो इसका मतलब तो आप और ये मिलकर फिर सरकार बना लेंगे। बहुत अच्छा माहौल है, बाकी को किसी को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं, अगर इतना काम इन्होंने कर दिया है तो। पहली बात तो ये, मैं आपकी बात को कंडेम करता हूं कि हम भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। नहीं, पिछली बार बनाई थी ना आपने, आप बनाई थी, वो गलती हमने मान ली। हमारी वोट आपने लिया इनके खिलाफ और लप से कूद के बैठ के मुख्यमंत्री बन गए आपके नेता, मलाई काटते रहे, और जब आखिरी समय आया तो आप दूर हट गए और आप कह रहे हैं कि नहीं भाई अब हम नहीं बनाएंगे। चलिए खैर, बोलिए। सुनो जी, अब ये जो है, जब लोकसभा के चुनाव थे उससे पहले हम एनडीए का हिस्सा थे। एनडीए का हिस्सा का मतलब फ्री में एनडीए का हिस्सा थोड़ी बन जाएगा, हमारे को लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाहिए, तभी तो हिस्सा होगा। तो उसके लिए इन्होंने मना किया तो दुष्यंत चौटाला जी ने बोला कि हमने लगभग सारे वादे पूरे कर दिए, एक वादा हमारा बचा हुआ है, 500 रुपये वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, तो आप उस वादे को भी पूरा कर दो, हम आपको बगैर शर्त के आपकी लोकसभा में मदद करेंगे। जी बोलिए। सीएम चेंज कर दिया, क्योंकि नहीं तो दुष्यंत का वादा पूरा करना पड़ता, और उस सरकार में हमारे को आमंत्रित नहीं किया, टू बी वेरी फ्रैंक। तो उसके बाद जो है, जब ये अपने काम गिनाते हैं, तो मैं आप बात एक नोट कर लेना, ये जो काम गिनाते हैं, जो दुष्यंत चौटाला जी के विभाग थे उनके काम गिनाते हैं, अपने डिपार्टमेंट के काम नहीं गिनाते। जैसे शहरी निकाय डिपार्टमेंट इनके पास था, सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार हुआ था शहरी निकाय विभाग में हुआ, इनके पास था। सबसे ज्यादा घोटाले हुए थे मेडिकल में हुए।
शिक्षा विभाग इनके पास था, सबसे ज्यादा शिक्षा में अगर भ्रष्टाचार हो तो इनके पास था। उसके बाद जो गृह मंत्रालय था, गृह मंत्रालय के अंदर आप देखो जो कोरोना काल के अंदर जो गृह मंत्री का डिपार्टमेंट है उसके जो दारू थी वो जो ना वहां पे रखी हुई थी, वो गृह मंत्री के अंडर थी, वो वहां के थानेदार की ड्यूटी थी उसको रखना, और वो सारी बेच थी। एक मिनट मेरी पूरी बात सुनो, नहीं हमारे नाम पे कैसे हो जाएगा? अरे आप लड़ देना बाद में, अब चुनाव आ गया, जनता बता देगी किसने क्या किया, बोल लेने दो उनको, बोलिए। वो आप जो ना आप ये देखो डिपार्टमेंट इनका नाम दुष्यंत चौटाला का, ये सरासर झूठ नहीं है क्या? उसके बाद ये बात करते हैं कि हमने महिला को 50% आरक्षण दिया पंचायतों में। किसने दिया? दुष्यंत चौटाला जी ने। आपने नगर निगम में क्यों नहीं दिया? नगर निगम में इनके पास डिपार्टमेंट था, निकाय, शहरी निकाय। हमने जो 8% जो है ना, जो बैकवर्ड को जो है ना, BCA A को 8% जो आरक्षण दिया, ये अपना काम गिनाते हैं। इन्होंने शहरी निकाय में क्यों नहीं दिया? ये जो है कांग्रेस और भाजपा अगर ओलंपिक में चले जाएं तो एक झूठ की फैक्ट्री इनके पास, उसमें ये सारे मेडल जीत सकते हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया है, ये सिर्फ दूसरों के किए हुए काम को गिनाते हैं। आप कितनी सीटें जीत रहे हो अंबानी की बात धनखड़ जी कितनी सीट जीत रहे हो इस बार? करती है क्या? जो 2004 से लेकर 2014 के इन्होंने अडानी अंबानी को फायदे नहीं पहुंचाए? पहुंचाए या नहीं पहुंचाए? धनखड़ जी, दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, धनखड़ जी देश को तो ना बेचना चाहते। धनखड़ जी कितनी सीट जीत रहे हो आप हरियाणा में इस बार? में जो है ना दूसरे जो दल हैं उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, जो क्षेत्रीय दल हैं और जो इन दलों से जो ना मैच नहीं करते, देश को बचाना है। धनखड़ जी एक मेरी बात भी सुन लो, आपकी बात हमने सुन ली है और जनता ने सुन ली। ये बताओ कितनी सीटें आप जीत रहे हो इस बार? हाँ, मैं किसी चैनल पे था तो उसमें पिछले जो 2019 के चुनाव थे, भाजपा बोलती थी 75 पार, 77 पार, 80 पार, इनकी आई 40। और कांग्रेस बोलती थी जो ना 60 पार, उनकी आई 31। तो इनके 50% तो झूठ यहीं पे हो जाता है। आज भाजपा बोल रही है अगर भाई हमारी 62 सीट आ रही हैं, तो इसका मतलब इनकी 31 आ रही हैं। कांग्रेस बोलती है 65 सीट आ रही हैं, इसका मतलब इनकी जो है ना 33 आ रही हैं। आपकी कितनी आ रही है? आपकी 32 आ रही है। सुनो 32 और 31 63, 27 सीटों पे जो ना हम जीत के आ रहे हैं, और CM जो है ना दुष्यंत चौटाला जी बनेंगे। चलिए मुबारक। मुझे एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, मैं एक ब्रेक लूंगा। अब ख्याली पुलाव, अब आजकल लड्डू नहीं कहेंगे क्योंकि लड्डू में बड़ी मिलावट हो गई है, तो इसलिए लड्डू वाली बात तो वो मुहावरा भी ठीक नहीं, इसलिए ख्याली पुलाव चलेगा। पुलाव में ज़्यादा मिलावट नहीं है। पकाते रहिए, एक ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मंथन में आज बात जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव की, और दो बड़े नेता नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी चुनावी कुरुक्षेत्र में है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण वत्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी के पास जाएंगे। प्रवीण जी, अब तक 3 दलों के नेताओं की बात आपने सुन ली है। JJP कह रही है कि भाई मुख्यमंत्री उसका बनने जा रहा है, ये लोग दोनों झूठी पार्टियां हैं। JJP अपने दावे कर रही, BJP कह रही हमने विकास किया है। नरेंद्र मोदी कह रहे सबसे भ्रष्ट पार्टी है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि भैया इतने भ्रष्ट नेताओं को तो आप, अगर इतनी भ्रष्ट पार्टी तो नेताओं क्यों धक्का अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हो धुलाई करके? जनता के सामने बहुत सारी चीजें हैं, अब जनता को कोई गुमराह नहीं कर सकता। प्रवीण जी बिल्कुल, देखिए जनता अब समझदार हो गई है। वो जो धुलाई मशीन है जो भाजपा के पास है, जिसमें जाने के बाद सब कुछ धुल जाता है, उसको भी जो है जनता अब समझ चुकी है। जनता भी इस बात में नहीं आने वाली है। अगर आप देखेंगे तो जितने भी मैक्सिमम जो MP हैं उसमें से मैं कहता हूं कि 20 से 30% जो है कांग्रेस से आए हुए हैं, क्योंकि वो मशीन में धुल चुके हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो अब हरियाणा में जो इलेक्शन चल रहा है, अब उस इलेक्शन को लेके जनता जो चाहती है, जनता की चाह ये है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, देखिए देश के मुद्दे, जनता ने लोकसभा में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया और वो देश को देख रहे हैं। लेकिन विधानसभा जो एक लोकल चुनाव होता है, वहां पे कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं। स्थानीय मुद्दों की बात को लेकर के कोई भी पार्टी चर्चा नहीं कर रही है। सभी पार्टियां जो हैं सीधे अडानी अंबानी और उनको ठेकों को लेकर, और जो देश में एयरपोर्ट दे दिया और ये दे दिया, उसके ऊपर चर्चा कर रही है। लेकिन जनता के बीच जाकर अगर ये लोग एक बार देखेंगे तो जनता क्या चाहती है। जनता की चाह ये है कि उनका शहर सुंदर बने,
साफ सुथरा हो, उनके सीवर पानी की व्यवस्था हो, उनको बिजली सुचारू रूप से मिले। लेकिन सभी पार्टियां जो एक तरह से मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का काम कर रही हैं। जो मूलभूत सुविधाएं एक आम नागरिक को चाहिए, उसको लेकर के मुझे कोई भी पार्टी अभी तक बात करती दिखाई नहीं दी, कोई वादा करती दिखाई नहीं दी। चाहे आप स्वास्थ्य की बात ले लीजिए, चाहे शिक्षा की बात ले लीजिए, चाहे आप जो स्कूल हैं, जो सीवर व्यवस्था है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको लेकर अभी तक कोई भी पार्टी जनता के बीच ये चीज लेकर नहीं गई है कि ये एक कॉन्क्रीट हम प्लान बना के लाए हैं और इससे हम आपके शहर को चमकाएंगे, इससे हम आपके शहर को बहुत अच्छा बनाएंगे। ठीक बात। तो ये एक बड़ा विडंबना की स्थिति है कि सीधी जो कोई भी इलेक्शन हो, चाहे पार्षद का इलेक्शन होगा ना चौहान साहब, उसमें भी जो है अडानी और अंबानी को ला करके ये खड़ा कर देंगे और जो मूलभूत सुविधा है ना आम जनता की, उनको ये भूल जाते हैं। इनकी चर्चा वहीं सिमट के रह जाती है कि किस सरकार ने क्या काम किया, किसने क्या काम किया। लेकिन आप अपनी उपलब्धियां गिनाइए कि आपने जनता को सुविधाएं कितनी दी हैं, आपने जनता के लिए किया क्या है। और अब जनता ये सवाल पूछ रही है, जो 10 साल भाजपा ने राज किया है, अब जनता समझ चुकी है, पूछ रही है कि ठीक है आपने बस स्टैंड तो नहीं बनाया हमारा, बसें कितनी चलवा दी, तो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको बसों में स्कूल जाने में कितनी परेशानी होती है वो आप बता दीजिए। आपका टेंडर कैंसिल हो जाता है, सफाई का पूरा शहर कूड़ा कूड़ा हो जाता है, वो क्यों हो रहा है ये बता दीजिए। आपके सफाई कर्मचारी क्यों हड़ताल में चले जाते हैं, 10 साल में मेरे ख्याल से 20 बार जो सफाई कर्मचारी हड़ताल पर गए, बीजेपी बता दे। ये अच्छा प्रवीण जी सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुद्दे मीडिया का विमर्श नहीं बनते। मीडिया का विमर्श भी अडानी अंबानी हिंदू मुस्लिम यही सब बनता रहता है, जनता के मुद्दे भी मीडिया के विमर्श में नहीं आते। वो बिल्कुल ठीक है। देखिए मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको, देखिए इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन देश के लिए, देश की तरक्की के लिए होता है, उसमें आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, देश के मुद्दे उठाइए, बहुत अच्छी बात है कि देश तरक्की करेगा। लेकिन जब एक स्टेट का इलेक्शन आता है तो उसमें स्टेट की तरक्की की बात की जाती है, जो पब्लिक को इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात की जाती है, उस पर कोई बात नहीं होती। इलेक्शन कोई भी हो चौहान साहब, लेकिन बात जो है सीधी जो है विदेश तक पहुंच जाती है कि राहुल गांधी ने क्या बोला, विदेश में बैठ के क्या बोला। ये सीधे राष्ट्रीय स्तर की है, राष्ट्रीय स्तर के नेता इनका जवाब भी देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने जैसे कहा कि मीडिया में ये मुद्दे नहीं बनते, मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि मुद्दों को उठाए। और शायद हो सकता है कि इसीलिए मैंने इन मुद्दों को उठाया क्योंकि सभी माननीय नेता यहाँ पर बैठे हैं सभी पार्टियों के, तो अब वो बताएं कि वो जनता के लिए क्या करना चाहते हैं अपने शहर में। हर कोई किसी ना किसी शहर में रहता होगा, उनको ये बताएं कि आपके शहर में क्या स्थिति है, कितनी सफाई व्यवस्था है, कितने लोगों को सीवर पानी बिजली निर्बाध रूप से मिल रहा है, बताएं नेता। चौहान साहब पूछिए आप। हाँ नहीं ठीक बात है। मैं एक बार कांग्रेस के नेता से जवाब पूछ लेता हूँ भाई कि नीरज गुप्ता, ये बात तो ठीक है, स्थानीय मुद्दों पर क्यों नहीं आप लोग बात करते। वो नेहरू जी पर चले जाते हैं, 70 साल पहले नेहरू जी ने क्या तीर मारा था और नेहरू जी ने देश को बर्बाद कर दिया, और आप लोग तत्काल 14 से शुरू हो जाते हैं। आम मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते, वो अपनी उपलब्धियां क्यों नहीं बताते। हरियाणा के चुनाव पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन दोनों ही नेता हमारे दूसरे पलटे बीजेपी के जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सीधा नेहरू को कोसते हैं, मतलब पूरी कांग्रेस पार्टी को कोसते हैं, कभी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते, मुद्दे से भटकाते हैं। अब देखिए कांग्रेस क्या करेगी हरियाणा में, जरा आपको बताना चाहता हूँ। जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो मैं जरा प्रकाश डाल दूंगा आपको। देखिए महिलाओं को शक्ति हर महीने 2000 रुपये जाएंगे और 500 रुपए का वो तो ठीक है भाई नीरज जी, वो प्रवीण जी करें। आप किसी शहर में रहते होंगे, वहां की मूलभूत समस्याओं को आप अपनी पार्टी के सामने रख रहे हैं क्या, वो समस्याएं क्या मुद्दा बंद नहीं क्या। मैनिफेस्टो तो ठीक है, वो कह रहे हैं कि रेवड़ियां बट रही है, ठीक है आप भी बांट रहे हो। देखिए फरीदाबाद में आता हूँ मैं, फरीदाबाद एक स्मार्ट सिटी घोषित किया गया और स्मार्ट सिटी के नाम पे बिल्कुल कलंक है। हम तो फरीदाबाद में एक ना मुहावरा फेमस है, अगर किसी को खुदा के दर्शन करने हो तो फरीदाबाद आ जाए, क्योंकि सब जगह से खुदा है खुदा है खुदा है। ठीक है भाई नेता बीजेपी लाडीपाल पिहोवा, ये खुदा के दर्शन क्यों करवा रहे हो आप। जनता जो है ना 10 साल का हिसाब आपसे लेगी, और कहीं आपकी जो सरकार आपने 10 साल बनाए उसी को ना खोद दे कहीं खुदा के चक्कर में। लाडीपाल, ये सिर्फ कांग्रेस बीजेपी ने कुछ नहीं किया, सब जानते हैं। ठीक है, मैं दोनों जिम्मेदार जो बैठे हुए हैं मैं जवाब लेता हूं, फिर जम्मू कश्मीर के दो गेस्ट हमारे साथ जुड़े उनके पास जाएंगे। बताइए भाई लाडीपाल पिहोवा, खुदा से क्यों मिलवाते हैं आप लोग। स्थानीय मुद्दा बता रहे हैं कि पूरा फरीदाबाद खुदा हुआ है। लाडीपाल जी मेरी आवाज, हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए। सर देखिए कांग्रेस पार्टी का जो 2014 से पहले
जब ये शासन में थे और अब इनकी सरकार सत्ता में नहीं है। पहले तो इनको सरकार सत्ता में लाने के लिए इतने उत्साहित हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं कि केंद्र में इनकी कितने लोकसभा के एमपी चुन के आए, हरियाणा प्रदेश के आप अंदर इनकी कहाँ सरकार क्यों घुमाते हो? आप लोगों की विशेषता है यही, घुमाओ मत। आप सीधे बताओ कि मुद्दों के, अब वो उनके 99 एमपी हैं तो क्या हो जाएगा उससे? सरकार आपकी है। 2014 वो नेहरू, आप नेहरू पर जाते हो, 2014 से पहले वो चले जाते हैं। अरे वो बताओ कि फरीदाबाद क्यों खुदा है, पीडब्ल्यूडी ने काम क्यों नहीं किया वहां? भूल जाओ, अब नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला और राहुल गांधी के नाम पर भी नहीं मिलेगा। शिक्षा और चिकित्सा के अंदर जो हरियाणा प्रदेश ने 2014 से पहले हाल देखा और 2014 के बाद जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से 2014 से पहले हरियाणा था ही नहीं देश में, हरियाणा था ही नहीं, आप ही ने बना दिया। अरे भैया मेट्रो किसने बनाई? हुड्डा ने कितना विकास किया, दिख नहीं रहा क्या आपको? 2014 से पहले जब हरियाणा कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद 2014 और आपके जो जेजीपी के साथी हैं वो आप ही पे सवाल उठा रहे हैं कि जिन डिपार्टमेंट की आपके पास जिम्मेदारी थी, खट्टर के पास जिम्मेदारी थी, उनका बेड़ा गर्क कर दिया आपने, और जो जिम्मेदारी दुष्यंत चौटाला के पास थी उस पर काम हुआ, उनके काम पर आप वोट मांग रहे हैं। वो आपके इसी डिबेट में कह रहे हैं। धनखड़ जी जवाब दीजिए। मेरी बात सुनिए, दुष्यंत चौटाला जी ने क्या किया वो सबको पता। अगर आज इनकी पार्टी हाशिए पे, आज इनकी पार्टी का कोई जनाधार नहीं बचा, वो इनको पता है। जेजेपी वालों को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने अलायंस किया, इनका चाबी का जो निशान था, इन्होंने चाबी जो ताले के अंदर बंद करके फेंक दी। आज दुष्यंत चौटाला जी को एक भी वोट पूरा हरियाणा के अंदर नहीं पड़ने वाला। वो बात केंद्र ने छोड़ देते हैं। आपने पहले पता लगा लिया कि उनको वोट नहीं मिलेगा, तो आपको खुल गया था। हरियाणा प्रदेश के अंदर से जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार चलाने का काम किया, पूरे हरियाणा के अंदर चहुमुखी विकास किया। ठीक है, मैं जेजेपी के नेता से जवाब लूंगा, फिर मैं जम्मू कश्मीर की तरफ रुख करूंगा। प्रेम सिंह धनखड़ जवाब दीजिए कि आपको एक वोट नहीं मिलेगा। प्रेम सिंह धनखड़, मैं जो है ना बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा है कि जो है ना हमारा जो ना हमारे साथ आए, हम साथ नहीं आए थे, ये साथ मांगने आए थे हमारे पास। हम नहीं आए थे, आपको सत्ता की साथ मांगने आए थे और इन्होंने हमारे से वादा किया था मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था। उस मिनिमम इसमें 500 रुपए पेंशन बोलने दीजिए लाडी जी, बोलने दीजिए उनको, दबाइए मत लाडी जी, दबाइए मत, बोलने दीजिए उनको, बोलिए। जब हारने की बारी आई सैनी साहब फंसा दिए। ये तो सैनी साहब को फंसा गया चलते बने, क्योंकि व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग बहुत चालाक होता है। वो जो ना जब कमाना होता है तो अपने आगे रहता है, जब फंसने का टाइम आता है तो किसी जीएम को, किसी वर्क्स मैनेजर को फंसा देता है। तो सैनी साहब तो जीएम और वर्क्स मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं। आज भी खट्टर साहब की छत्र छाया से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। वो जो भी बात करते हैं खट्टर साहब। अब जनता आप लोगों को देखेगी, जेजेपी को, बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी। मैं जम्मू कश्मीर की तरफ रुख करता हूं। संजीव केरनी, वरिष्ठ पत्रकार, जम्मू कश्मीर टाइम के संपादक हमारे साथ जुड़े हुए। संजीव केरनी, आपके पास आ रहा हूं। जम्मू कश्मीर में जो अंतिम चरण का चुनाव है, अब जब ठीक है लाडी जी, हो गया भाई, हो गया, ठीक है। दोनों मेहमान शांत हो जाएं। मैं सीधे केरनी साहब की तरफ रुख कर रहा हूं। केरनी जी, जम्मू कश्मीर की स्थिति, जो तीसरा चरण है, राहुल गांधी ने आज वहां पर अडानी, अंबानी इस तरह के मुद्दे, उसको रोजगार से जोड़ा है कि भाई अडानी टैक्स, अंबानी टैक्स, 16 लाख करोड़ क्या किसानों का कर्ज माफ किया, गरीबों का कर्ज माफ किया, बेरोजगारों का कर्ज माफ किया। ये मुद्दे क्या वहां विमर्श में हैं? संजीव केरनी। देखिए दुर्गन जी, मैं सबसे पहले कहूंगा, आजकल पितृपक्ष चल रहा है तो हमारे यहाँ रामायण की वो रिहर्सलें चलती हैं जी। तो उसमें रावण दरबार में एक संवाद बड़ा अच्छा है जी। वो कहता है, महात्मा शब्द का मूल्य बहुत गिरा दिया है तुमने। महात्मा शब्द का मूल्य बहुत गिरा दिया है तुमने। इन लोगों ने राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरा दिया है, आने वाली पीढ़ियों को उसको उठाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए, ये राहुल गांधी जी कहते हैं A1 A2 हम दो हमारे दो, मोदी जी कहते हैं वो विदेशी मेम और वो क्या उसको पप्पू। तो ये इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे। जो जमीनी सतह पे लोगों की जो मुश्किलें हैं, जब तक उनके पास नहीं पहुंचेंगे। अभी आप कश्मीर में देखिए, सोशल मीडिया पे जो नौजवान हैं वो रोजगार को लेकर इतना उतावला हो चुका है,
यहाँ तक मैं देख रहा था, कल मैं इतना शर्मिंदा हो रहा था कि हम लोगों ने कहाँ परवरिश पाई थी। गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आज हम कहाँ पहुंच गए हैं? जिस देश को कभी हम महाभारत कहा करते थे, आज वो भारत बन गया। किसी ने ये चिंतन नहीं किया हम महाभारत से भारत क्यों बन गया, महा कहाँ चला गया। इन तरफ इस तरफ नहीं है, ये है अंडानी A1 A2 और वो अपना विदेशी मेम और पप्पू। मतलब हमारी जो है वो सत्ता चलनी चाहिए, देश जाए बाढ़ में। तो मैं ये सब देख रहा हूं कि हमारे यहाँ इस समय जो मुद्दे हैं, एक तो रोजगार का मुद्दा कश्मीर में बहुत गरमाया है, दूसरा वहां के नौजवान को जो गुमराह किया गया है 370 के लिए। अगर आप इतने ही क्षमाशील हैं या इतने ही आपकी वो क्या कहते हैं कि गुणकारी हैं, आप इतने ज्ञानी हैं, उस नौजवान को आप ट्रैक पे लाइए, उनको अच्छी शिक्षा देके अच्छे से उनको अपना कन्विंस करिए, उनको अपने तरीके से लाकर उनको बताइए कि नहीं 370 से ये भी होगा वो भी होगा। लेकिन वो देखिए जो जहर उनके अंदर भर दिया गया है। पिछली बार हमने कहा था कि रास्तों की दूरियां कम हो गई लेकिन दिलों की दूरियां बढ़ गई हैं, तो वो सब कश्मीर में हो गया है। और ये समझ सकता हूं कि बहुत ही चिंतनीय विषय है ये। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं सैनिक समाज पार्टी के नेता संजीव लूथरा जी की तरफ रुख करूंगा। संजीव लूथरा एक जाने माने शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाकर तैयार किया है। 3 पीढ़ियों से यही काम जम्मू कश्मीर में वो कर रहे हैं। उनके परिवार, उनके पिताजी, उनके परिवार जो उनके अग्रज थे ये काम कर रहे हैं, वो भी बदस्तूर ये काम लगातार कर रहे हैं। संजीव लूथरा जी, एक एजुकेशनिस्ट के तौर पर, एक नेता के तौर पर, जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दे पे संजीव किरनी ने बताए, कुछ और चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं क्या इस चुनाव में जो विमर्श बंद रही, जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं दूर से? आप जरा रिपीट करें, मेरा बीच में कॉल आ गई थी। मेरा सवाल ये है कि जो संजीव किरनी ने मुद्दे उठाए जम्मू कश्मीर को लेकर कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, कुछ और चीज़ें क्या वहाँ विमर्श बंद रही जिनको हम लोग दूर से देख नहीं पा रहे हैं? चुनाव में वो मुद्दा हैं और वो इफेक्ट करेंगे। बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। अब तो आ जाए, तो बहुत लेट कर। जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है, जैसे संजीव किरनी ने एक बताया कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, क्या और कोई बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो लोकल स्तर पर चल रहे हैं वहां पर? देखिए, चूंकि मैं सैनिक समाज पार्टी से बिलोंग करता हूं और खुद भी एक शिक्षक हूं, इसलिए छींटाकशी की जो पॉलिटिक्स है, सियासत है, इससे हम बहुत दूर हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जो आज की पॉलिटिक्स है जी, उसका वाकई जो संजीव किरनी जी ने बताया कि स्तर बहुत ज्यादा गिर चुका है। बस इनको आपस में छींटाकशी करनी है और जो पब्लिक के सही मुद्दे हैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं। हमारे लोकल बहुत सारे मुद्दे हैं, रोजगार है, बिजली है, पानी है, और मैं तो कहूंगा कि जो प्राइम मुद्दे हैं, प्राइमरी मुद्दे, वो तो हमेशा से रोटी, कपड़ा और मकान है जी। हमारी जो पॉलिटिक्स आज की है वो मेरे हिसाब से बड़े ही गलत रास्ते पे चल रही है। और पॉपुलिस्ट जो मेजर्स हैं, जैसे कि फ्रीबीज हैं, गारंटीज हैं, और ये जो इस तरीके की जो सियासत है, ये देश के लिए बहुत ही घातक है। और मैं आपको बता दूं कि 2014 में ये लोन जो इंटरनेशनल बैंक का है वो 54 लाख करोड़ का था भारत के ऊपर, जो बढ़ के आज 2.25 लाख करोड़ के करीब हो गया है। तो ये भी भारत के लिए बहुत एक खतरे की घंटी है। देखिए, कुछ पार्टियां जो है वो एंटी नेशन, एंटी पीपल और अपीजमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स कर रही हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के साथ जो हो रहा है। पहले भी पिछली पार्टियां भी, पिछली सरकारें भी, अब की सरकारें भी जो अपीजमेंट की जो पॉलिसी उन्होंने इख्तियार की है वो सारी कश्मीर के लिए है। जम्मू में तो यूथ भी परेशान है और बाकी सुविधाओं की भी, हेल्थ, एजुकेशन और इन सब की बहुत कमी है और लोग काफी परेशान हैं, दुखी हैं।
और जहां तक कि ये अंबानी और अडानी का जो मुद्दा इन्होंने उठाया है, उसके बारे में मैं यही कहूंगा कि ये इनकी मजबूरियां भी हो सकती हैं। इस पे मैं कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन का जो ये सिस्टम है, इसके अंदर इतना पैसा पंप इन हो रहा है कि मुझे लगता है इनको अंबानी और अडानी जैसों की जरूरत पड़ती। और इसको मैं इस तरह से कंक्लूड करूंगा कि आज जरूरत है कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की और ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की, जो कि ऐसे लोगों की जरूरत है आज हमें जो देश और समाज की सेवा कर सकें और भारत को करप्शन फ्री करे सबसे पहले। ठीक है। और ये जो बांटने की पॉलिटिक्स है, इसको खत्म करे और पॉलिटिशियन से लीडरशिप की क्वालिटीज डेवलप करे और हमारे देश और समाज की लोगों की सेवा करें, लोगों के पास जाएं, उनके मुद्दे सुने, समझे और उनकी परेशानियों को दूर करें। आपस में लड़ाई झगड़े से देश का भला नहीं होगा। ठीक बात है। मलिक जहूर, वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक, कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलिक साहब, मैं आपके पास रुख करूंगा। अभी संजीव लूथरा जी ने एक बात कही कि अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहिए, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स लोग कर रहे हैं। मैं आपसे, मेरा ये सवाल है कि जम्मू कश्मीर का जो तीसरा चरण है चुनाव का, उसको लेकर आप क्या परिदृश्य देख पा रहे हैं? प्रमुख दो मुद्दे क्या हैं? और क्या इस बार जो परंपरागत पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, उससे हटकर भी कुछ हम देखेंगे क्या, जैसे लोकसभा चुनाव में देखा? मलिक जहूर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रोग्राम में बुलाया। उम्मीद करता हूं कि सब लोग आवाज सुन पा रहे हैं। Am I audible? जी बोलिए। जी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है आपका कि डेवलपमेंटल एंड कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं आप लोग जी। मैंने सब भाइयों को, बंधुओं को सुना और कुछ के ओपिनियंस ऐसे हैं जिनसे अग्री किया जा सकता है, कुछ के ओपिनियंस ऐसे जिनसे बिल्कुल डिसएग्री, क्योंकि आई हैव अ राइट टू अग्री और डिसएग्री। ये राइट हमें संविधान ने दिया हुआ है। बात अगर पोलिंग की करेंगे, जैसे अभी संजीव भाई थे कि कौन बोल रहे थे कि कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स या डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स हिंदुस्तान से गायब, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या हमारी लोकल पार्टी जम्मू कश्मीर की हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कमवट में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, एक दूसरे पे तनजकसी, एक दूसरे पे ताना और इसी से अपना पॉलिटिक्स चला रहे हैं। कि कांग्रेस का रुझान अभी अंबानी और अडानी पर है, लेकिन आप अगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट यूरोपियन पॉलिटिक्स, आपने ऐसा कहीं नहीं देखा होगा कैसे भी पार्लियामेंट में कि एक दूसरे की तानाकसी पे वो हंसते रहे और टेबल बजाते रहे। ये बस एशिया के ऐसे ममालिक है जैसे हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, ऐसे मुल्क है ये कि एक दूसरे की बेबसी पर हंसते हैं और एक दूसरे की टांग खींचने पर खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। बहुत अफसोसनाक है, जिससे कशी तो होती ही है, दुश्मनदारी भी होती है, लेकिन भला समाज का कुछ भी नहीं होता। आपने देखा होगा 2014 से अभी तक जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में बीजेपी बैठी हुई है, जो कि तबला बजा रही है कि डेवलपमेंट हो गया है, पूरा हिंदुस्तान 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है और वर्ल्ड फेमस हो रहा है, लेकिन सिर्फ ये बीजेपी के लोग ही जानते हैं कि ऐसा है। बाकी जो कॉमन मैन है ऑल ओवर इंडिया, क्या इनको कोई बेनिफिट हुआ? चलिए 10 ट्रिलियन बन जाए, क्या कॉमन मैन के लिए कोई बेनिफिट हो रहा है? क्या जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जो यहाँ पार्टीज अडानी अंबानी बोल रही है या तानाशाही बोल रही है, राजशाही बोल रही है, जो भी बोल रही है, लोगों का इसमें क्या भला हुआ अभी तक? खेल तो पॉलिटिक्स सभी रहे ना। चलिए राहुल जी अभी ऑपोजिशन लीडर है, अच्छी बात है, लेकिन क्या अडानी अंबानी के बगैर जो बेसिक मुद्दे हैं, जैसा एक भाई अभी कह रहा था कि एम्प्लॉयमेंट, आपको हैरानी होगी, एक पीएचडी, एक नेट क्वालिफाइड, सेट क्वालिफाइड, डॉक्टरेट होल्डर ड्राई फ्रूट्स बेच रहा है जम्मू कश्मीर में। इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है, आप बताइए जी। और आपने देखा होगा कि ऐसे एजुकेटेड वो लोग हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ाया है, आज सेब बेच रहे हैं, कोई चाय बेच रहा है, तो कोई
ड्राई फ्रूट बेच रहा है, इससे घटिया सिचुएशन क्या हो सकती है, इससे घटिया डेवलपमेंट क्या हो सकती है? आपसे मेरा ये सवाल है। नहीं, निश्चित तौर पर आप बिल्कुल वाजिब फरमा रहे हैं, सही कह रहे हैं कि भाई ये तो हम लोगों के लिए चिंता का विषय है कि इतने पढ़े लिखे लोगों को अगर ये सब करना पड़ रहा है, वो मूल काम अपना छोड़कर अगर जीविका के लिए, पेट के लिए कर रहे हैं, तो बहुत दुखद है। जी भाई मेरे इसी बात का तो दुख है कि एक पकोड़े तलने वाला भी बेरोजगार माना जाता है, जबकि वो रोजगार नहीं है, उसकी मजबूरी है। वो 200 रुपए 300 रुपए कमा के शाम को कुछ खा सकता है, पी सकता है, जिंदगी बिता नहीं सकता है। आप पॉलिटिक्स खेल के कांग्रेस, बीजेपी ये करके हिंदुस्तान का भला नहीं कर रहे हैं, आप बर्बाद कर रहे हैं हिंदुस्तान। आप देखना होगा कि होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि कश्मीर के यूथ से बात करनी चाहिए और उनको गले लगाना होगा। 2014 से आज तक बताइए कब गले लगाया, कब बात की यूथ के साथ? मन की बात में मोदी जी तो कहते हैं भाई यूथ से बात करेंगे, कब करेंगे बात? 10 साल गए अभी तक। और इन्हीं के एक प्रवक्ता ने कहा था कि जो आजादी मिली थी 1947 में, वो लीड पर मिली थी। आप मेंटालिटी सोचिए। और दूसरी बात अगर आपसे कहूंगा कि कश्मीर के लिए या जम्मू कश्मीर के पूरे रीजन के लिए ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी साबित हुई है, क्योंकि लोगों का कभी भला नहीं हुआ है। जो भला हुआ है इन पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ जिनके सरों पे है, उनका भला हुआ है। मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि द गवर्नमेंट इज बाय द रिचर फॉर द रिचेस्ट, और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए बस नारेबाजी है, नकली शेर और असली शेर की लड़ाई, बस और नहीं। मलिक जहूर, मेरा इतनी सारी बातें आपने की, उसमें निराशा बहुत है, पीड़ा बहुत है, स्वाभाविक है, वो महसूस कर रहे हैं आप वहां पे बहुत करीब से। लेकिन विकल्प क्या है? कोई विकल्प दिख रहा है सामने क्या? बिल्कुल भाई, विकल्प है, क्यों नहीं है? आप बताइए ना, 2014 तक ऐसा कोई सिचुएशन आपने देखा था कि कश्मीर के यूथ सबके सब टेररिस्ट है क्या? आप बताइए। कश्मीर के यूथ को, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कोई भी हो, एक नजर से देखा जाता है वो है आतंकवादी। और ऐसा नहीं है कि आपके घर में एक अगर गलती से आतंकवादी बना है, मिलिटेंट बना है, तो सारी फैमिली को आप लेबल नहीं कर सकते। दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट की रेट आप देखिए किस कदर बढ़ गई है। पहले कश्मीर था, फिर उसके बाद पंजाब, हरियाणा, अब फिर से कश्मीर टॉप लिस्ट हो रहा है, क्योंकि ये लिस्ट बदलता रहता है। अफसोस की बात ये है कि 2 करोड़ नौकरियों के वादे होते होते 7 लाख आ गए। 10 साल में 7 लाख नौकरियां दी गई है। कितने झूठे वादे करोगे आप? और तीसरी बात, जब तक कि ये सेंटर में बैठी हुई, चाहे ऑपोजिशन पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या इंडिया अलायंस हो और पावर में बैठी हुई बीजेपी हो, जब तक ये आपस में मसले सुलझा के बात नहीं करेंगे, एक दूसरे की आलोचना बंद करके डेवलपमेंट का काम नहीं करेंगे, तब तक देश की यही हालत रहेगी और यही बर्बादी होती रहेगी। ठीक और ये बात नहीं है, आप मिजोरम बाकी जगह भी देख लीजिए, महीनों जलता रहा, लेकिन पीएम मोदी साहब तो मन की बात में अभी कुछ नहीं कहे उस बारे में। ठीक है। नीरज गुप्ता, बहुत छोटा सा जवाब 10 सेकंड का, वो करें कि भाई ऐसे आप करते रहो, वो अपनी झोंकते रहें, आप लोग अपनी झोंकते रहो, लेकिन जो कश्मीर का दर्द है, अन्य राज्यों का दर्द, उन्होंने बताया कि बेरोजगारी पंजाब, हरियाणा और कश्मीर के बीच फ्लक्चुएट करती रहती, क्यों नहीं बात करते आप लोग? देखिए, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जनता के प्रति पॉजिटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए, नेगेटिव राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम सबके को मिलकर ऐसे प्रयास करने चाहिए जिसमें देश का भला हो, देश की जनता को भला हो। जो देश के मुद्दे हैं, बेरोजगारी, दबाव डालिए ना अपने नेताओं पर, देना चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत। धनखड़ जी, क्यों नहीं बात होती? कश्मीर, हरियाणा, सब जगह की पीड़ा की बात है। संजीव लूथरा जी और मलिक जहूर की बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। और जो ये भाजपा और कांग्रेस जो आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे पे कटाक्ष मार रहे हैं, इनका गुरु कोई और है दोनों का। एक्चुअली इनके बैक साइड में अडानी और अंबानी है। वो जो भाषा बुलवाते हैं वही ये बोलते हैं। नया एंगल आप लेकर आ गए। सुनो आगे मेरी एक बात सुनो। और एक जो ना, एक चाणक्य ने कहा है, जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश की जनता भिखारी। आज जो ना राजा जो ना मोदी तो दिखा हुआ है, सिर्फ मुकुट है, और उसके पीछे राज कर रहे हैं अडानी अंबानी, चाहे कांग्रेस की सरकार आई हो, अभी तक भाजपा की सरकार, अभी लोकसभा चुनाव तक गलबैयां कर रहे थे। जनता इतनी जल्दी भूलती नहीं है। प्रवीण वत्स के पास मैं जाऊंगा, मेरे पास वक्त केवल 1 मिनट का है और बाकी लोगों को लेना। प्रवीण वत्स, ये कंगना रनौत क्या छौंका लगाया करती है बीच बीच में? उन्होंने फिर आज लगा दिया,
वो कह रहे हैं कि किसानों को बहुत अच्छा किसान था, बहुत सारी चीज़ें थी, कानून बड़े अच्छे थे, एक बार फिर विचार करना चाहिए। वो लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी की मणिशंकर अय्यर और स्वयं पित्रोदा बन गई, जैसे कांग्रेस के लिए सरदर्द हैं वो। प्रवीण वत्स, क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा क्या हरियाणा चुनाव में, जिस तरह की जो उल जुलूल बातें चल रही? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। इसका डेंट पड़ेगा चौहान साहब। आज गुरुग्राम में ही जो किसानों ने एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जवाब भी दिया है। हालांकि उससे पहले ही जो है जो बीजेपी के प्रवक्ता है उन्होंने इस बयान से पल्ला झाड़ दिया कि ये ना तो पार्टी की प्रवक्ता है और ना ही इनको पार्टी की। हाँ, और कंगना का भी यू टर्न आया है, एक बयान आया है, स्क्रीन पर चला दिया जाए, उन्होंने कुछ संशोधित किया है जी। उन्होंने यू टर्न लिया है कि उनसे गलत बयानबाजी हो गई, लेकिन इसका डेंट तो पड़ चुका। बयान वापस लिया है, वो हमारे सहयोगी बता रहे हैं, स्क्रीन पर चल रहा है, उन्होंने कहा मैं अपना बयान वापस लेती हूँ और माफी मांगती हूँ। तो ऐसे मेच्योर नेता पार्टी में क्यों लोग रखते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बयान वापस भी लिया है, इसको कंडम भी किया है बीजेपी ने कि हमारे वो बयान देने के लिए हकदार नहीं है और वो आधिकारिक तौर पे बयान नहीं दे सकती, उनका निजी मत हो सकता है। उसके बाद जो प्रतिक्रिया हरियाणा में शुरू हुई है, कई जिलों में किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर इसकी निंदा भी की है, और अगर किसानों ने निंदा की है तो कहीं ना कहीं ये डेंट बीजेपी पर जरूर है। ठीक बात है। संजीव लूथरा, बड़ी अच्छी बात कही मलिक जहूर ने कि इस पर बात होनी चाहिए, केवल लफ्फाजी नहीं कि भाई आप बिल्कुल एक तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे और जनता मूर्ख है। लोग पीड़ित हैं, दर्द है उनके सीने में। मैं एक दो बात यहाँ पे ऐड करूंगा जी। जो कंगना जी ने बोला है, तो कंगना जी अभी नई नई हीरोइन से सियासत में आई हैं, तो अभी उनको सियासत सीखने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए अभी उनको वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अभी जो भारत देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर करप्शन इतनी घुन की तरह अंदर चली गई है जी, जिसने हमारे देश को खोखला कर दिया है। मैं एक छोटा सा देश है वियतनाम, मैं उसकी एग्जांपल दूंगा। 17 साल उसने अमेरिका से लड़ाई लड़ी, फिर चाइना से प्रॉब्लम्स हैं, बॉर्डर इश्यूज हैं, लेकिन उस देश ने ईमानदारी से काम किया। आज वियतनाम वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर्स है। थैंक यू, थैंक यू। अब मेरे पास वक्त नहीं है। संजीव किरनी, मात्र 10 सेकंड आपको। जम्मू कश्मीर को के चुनाव में कोई बदलाव देख रहे हैं या फिर वही परंपरागत चेहरे दिख जाएंगे सत्ता की तरफ बढ़ते हुए? देखिए, चुनाव में चेंजेस तो काफी देखने को मिल रहे हैं, परिवर्तन तो काफी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो मेन पब्लिक इश्यूज हैं उनको कोई भी हिट नहीं कर रहा है। जो आवाम चाहती है, जो जनता चाहती है, उसको कोई भी नहीं पकड़ रहा है। लोगों का इशू है बेरोजगारी, मैंने पहले भी आपको बताया, स्मार्ट मीटर्स जो है हमारे, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जाए, जो नौजवान घरों में बैठे हैं, जो अपना ये नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको कैसे दूसरी तरफ लाया जाए, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बस वही चल रहा है, A1 A2, हम दो हमारे दो, विदेशी में वो, इन चीजों को छोड़कर अगर आप लोग जनता की तरफ ध्यान दें कि हमने कैसे तरक्की और जो ये नफरतें फैलाई हैं उनको कैसे खत्म किया जाए। मेरे भाई जहूर जी ने भी कहा था कि हमें किस तरह से कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी करके वो पॉलिटिक्स करनी है, उसकी तरफ ध्यान दें। बहुत शुक्रिया। वक्त अब आगे इजाजत नहीं देता। प्रेम सिंह धरपड़, लाडीपाल पिलोहा, नीरज गुप्ता, प्रवीण वत्स, मलिक जहूर, संजीव लूथरा, संजीव किरनी और तमाम उन दर्शकों का आभार जिन्होंने के न्यूज़ को देखा, इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद और स्नेह प्रदान किया। बहुत धन्यवाद। मुद्दा ये है कि चुनाव लड़िए, लेकिन किसके लिए लड़ रहे हैं? जनता के लिए ना, तो उनको मत भूलिए, जनता के मुद्दों को मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।